नवंबर विधानसभा परिसर में उद्यमियों से करेंगे संवाद। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह हुए बंद। वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपरा के साथ कपाट किए गए बंद। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के बने साक्षी। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। जय गंगे हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा धाम। जल जीवन मिशन में पिछड़े जिलों की विशेष निगरानी शासन को देनी है हर सप्ताह की रिपोर्ट। वीकेंड पर पलकों से गुलजार नैनीताल। दीपावली पर नैनीताल में 5 करोड़ से ज्यादा कारोबार का अनुमान। दीपावली के बाद देहरादून की आबोहवा हुई जहरीली। 300 के करीब पहुंचा AQI। लोगों को हो रही आंखों में दिक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी खबर से और अहम जानकारी आपको काशी से बता रहे हैं, जहां आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आपको बता दें, शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। दिन में 12:05 पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आपको बता दें, अब 6 महीने तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली हैं। आज बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु। इस बार यमुनोत्री धाम पहुंचे 8 लाख श्रद्धालु। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मां यमुना शनिदेव की अगुवाई में पहुंचेंगी खरसाली। मां यमुना और शनिदेव आपस में माने जाते हैं भाई बहन। आपको बता दें, कुछ ही देर में रवाना होगी मां यमुना की उत्सव टोली। मां यमुना का मायका माना जाता है खरसाली। बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही देर में रवाना होगी मां यमुना की उत्सव डोली। मां यमुना का मायका माना जाता है खरसाली। और यह अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। दिन में 12:05 पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब 6 महीने तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली हैं। आज बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु। इस बार यमुनोत्री धाम पहुंचे 8 लाख श्रद्धालु। बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। मां यमुना शनिदेव की अगुवाई में खरसाली पहुंचेंगी। मां यमुना शनिदेव की अगुवाई में पहुंचेंगी खरसाली। आपको बता दें, मां यमुना और शनिदेव आपस में भाई बहन माने जाते हैं और कुछ ही देर में रवाना होगी मां यमुना की उत्सव डोली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको
कहीं ना कहीं रोज़गार मिले अच्छे स्थान पर, तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहाँ एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे रहेंगे। और उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आपकी हमारे युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह करीब 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार की जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। वहीं इस अवसर पर 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें कि रविवार सुबह 5 बजे से ही बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वैद्य पाठियों पुजारीगणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। सुबह करीब 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लगाया गया। इसके बाद श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। वहीं कपाट बंद होने के अवसर पर केदारनाथ में मौसम साफ रहा, साथ ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित डिमरी जुड़े हैं। रोहित, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेहद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बताना चाहूंगा, आज भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। हर साल की परंपरा यही निभाई जाती है कि भैया दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ के जो कपाट है ये बंद किया गया। आज सुबह से 4 बजे से विधि विधान से पूजा परंपराएं की गई, जिसके बाद 6 बजे गर्भगृह की कपाट बंद किया गया। उसके बाद जो डोली है मंदिर परिसर में आया। मंदिर परिसर में आने के बाद ठीक है 8:15 बजे मंदिर की परिक्रमा किया, जिसके बाद यहाँ पर जो कपाट है बहुत शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आज जो डोली है आज रात्रि रामपुर प्रवास करेगी, कल गुप्तकाश किया। उसके बाद ओखीमठ में डोली पहुंचेगी 5 नवंबर को, और 5 नवंबर को पहुंचने के बाद डोली जो शीतकालीन रहती है फिर यहीं पर बाबा केदार की पूजा अर्चनाएं संपन्न की जाएगी। बिल्कुल, धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के आज कपाट बंद हुए हैं। वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ आज बंद हुए कपाट। और अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचकर पार्टी भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे। यहां यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहां प्रदेश भाजपा द्वारा तय सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए 40 दिन महाराष्ट्र प्रवास पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया।
और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं चुनाव में लगाते हैं। और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है, मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने का होता है, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। उत्तराखंड सरकार युवा नीति में संशोधन करने के लिए न सिर्फ आगे बढ़ चुकी है बल्कि 12 जनवरी को इसे लागू भी किया जाना है। शासन युवाओं को स्किल्ड बनाकर रोजगार उन्मुख बनाना चाहता है। इसके लिए आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU भी साइन किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि राज्य के 35 युवाओं को जापानी कंपनियों ने जॉब के ऑफर भी दिए। प्रदेश सरकार की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक तैयार होने वाली युवा नीति में सीमावर्ती जिलों के साथ दैवीय आपदा प्रभावित OBC व दलितों व EWS वर्ग के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार युवा आयोग गठन कर और अधिक बेहतर संभावनाएं तलाश कराएगी। हालांकि सरकारी पदों पर युवाओं के समायोजन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सुझावों के आधार पर नीति में बदलाव कर रही है। इसके लिए शासन UNDP के साथ कुछ दिनों पूर्व हुई बैठक की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके। हालांकि ये सवाल लगातार बना हुआ है कि लागू होने वाली युवा नीति क्या है, उत्तराखंड से अस्थायी और स्थायी पलायन की समस्या समाप्त कर सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश की तरह उत्तराखंड राज्य में भी युवाओं की संख्या कुल आबादी 1.22 करोड़ में लगभग 21.9% युवा है। प्रदेश में वर्ष 2011 में युवा नीति बनाई गई थी। इस नीति में युवाओं को 2 आयु वर्ग में 14 वर्ष आयु वर्ग और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का एक और अलग वर्ग बनाया गया था। तय नीति के तहत इन दोनों वर्गों के युवाओं के सर्वांगीण विकास का खाचा खींचा गया था, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके। इसलिए वर्तमान धामी सरकार नए सिरे से युवाओं के लिए नीति निर्धारित करना चाहती है। पहाड़ में रोजगार के अवसरों का हमेशा से अभाव रहा है। इससे जरूरी माना जा रहा है कि युवाओं में कौशल विकसित किया जाना चाहिए। इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही देश के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके लिए युवाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं के साथ ही सेवा योजन और प्रशिक्षण, शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य आदि विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी सौंपा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के चलते अमल में लाई जा रही युवा नीति अपने उद्देश्य में सफल नहीं। यही कारण रहा कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। इसी के आधार पर UNDP के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से विचार विमर्श किया था। अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने से पलायन करना उत्तराखंड वासियों की नियति रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 तक उत्तराखंड से 3.3 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों
चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। यह सभी राज्य के अलग अलग 92 प्रखंडों 6436 गांवों के बाशिंदे थे। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों ने स्थायी रूप से अपना घर भले नहीं छोड़ा। इन 72 प्रखंडों के 2067 गांवों के 28,631 लोग स्थायी रूप से प्रदेश के बाहर जा चुके हैं। चौंकाने वाले आंकड़े यह हैं कि इस अवधि तक होस्ट विलेज की संख्या 1792 हो गई है। इसमें टिहरी के 9, चंपावत के 5, पौड़ी व पिथौरागढ़ के 3 और अल्मोड़ा व चमोली के 2 गांव शामिल हैं। माना जाता है कि 2008 से 2018 तक 70.3% की तुलना में 2018 से 2022 के बीच 76.9% लोगों ने इस राज्य के भीतर पलायन करते हुए प्रवास किया है। और अब खबर हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा से है, जहां परिजनों ने उजाला हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक प्रबंधन की मनमानी की वजह से अस्पताल में योग्य चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है और इसी की वजह से यहां इलाज के लिए भर्ती कराए गए मरीज की मौत हो गई है। हल्द्वानी में लुटेरों का अड्डा बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। लगातार एक तरफ जहां धन सिंह रावत बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी में लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, किस तरह वो लोगों को, भोली भाली जनता को यहाँ पे लूटा जाता है। तो देख सकते हैं एक डॉक्टर की वजह से ही जहाँ पे लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मामला था, क्या आपने कहाँ दिखाया था और डॉक्टरों ने लास्ट में आपसे क्या कहा? ऐसा है, अब हमारा क्या कहते हैं भाई 25 तारीख को पानी की टंकी से गिर गया। उसको हम जल्दी में हमारे नज़दीकी अप्रोच सेंट्रल हॉस्पिटल थी, वहाँ हम ले गए। उसके सर में चोट आई थी, सर की चोट का उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल उसमें ले गए थे। उनने सर की चोट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सही रहा, ऑपरेशन में दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या था, इनने उसको वेंटिलेटर में रखना उसके इनके लिए ज़रूरी था, तो इन्हें वेंटिलेटर में रखा। और उसको जो है इनके डेली इनके CT स्कैन हुए, लेकिन उसको जो है निमोनिया शुरू में जनरेट हो गया और इनने निमोनिया का इलाज नहीं करा। 30 तारीख को जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हमने हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला करा। उसके बावजूद इनने हमसे कहा हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर नहीं है, आप दूसरी जगह दिखा लो। और इनके हॉस्पिटल में ऑलरेडी चेस्ट के डॉक्टर, मैं नाम थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा हूँ, कोई थ्रू गोयल है, कोई उसका बोर्ड लगा हुआ है। हमको वहाँ गुमराह इतना ज़्यादा किया गया कि हमारी खुद मेरा कजन एक डॉक्टर है, वो भी राउंड में वहाँ अंदर आता था, उसने छुट्टियाँ तक ली अपनी। इन लोगों ने कोई भी दवाई के पर्चे नहीं दिखाए उसको, सारी इनने जेनिक दवाइयाँ चलाई हैं। वो बाद में कह रहा है सारी जेनिक दवाई चलाई है, जो दवाई 100 रुपये की होती है उस दवाई को 1000 रुपये में बेचते हैं। जो ये उजाला अस्पताल है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये अस्पताल नहीं, ये एक तरह का बूचड़खाना। हमारे पहाड़ के लोगों को चूतिया बना के यहाँ गुमराह किया जाता है। ये कोई भी किसी भी तरह के अस्पताल नहीं है। सरकार का इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कोई भी किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ये प्राइवेट निजी अस्पताल हैं, इन पे अपना नियंत्रण रखा जाए। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो हॉस्पिटल को लेकर घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर ना होने की वजह से हॉस्पिटल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बिल है वो लगातार बढ़ते रहता है। जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ 1500 रुपये की मिलती है, उन्हीं को दवाइयों को 15,000 की 16,000 की हॉस्पिटल द्वारा लगाया। क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसे हॉस्पिटल पर सख्त निर्देश दिएगा, या खाली जो हॉस्पिटल है उन पे रूट का अड्डा लगातार बढ़ते रहेगा? दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए हल्द्वानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले की किक्षा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत पंतनगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में कार्यरत था। 28 अक्टूबर को नीरज हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। गुरुवार को उसकी लाश
चिकित्सा कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के पास मिली थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। नीरज की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्यारोपी चंदन चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी निवासी खेड़ा वार्ड 19 रुद्रपुर को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंदन ऑटो चालक है। इसके द्वारा ही नीरज के सर पर डंडा मारकर हत्या और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 11 बजे किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। और पूछताछ करने पर पता चला कि ये शराब पीता था और जिस दिन फैक्ट्री में जाना था उस दिन फैक्ट्री में नहीं गया और अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शाम को इसने और अपने 2-3 लोगों के साथ शराब पी, जिसकी जानकारी हमें कैमरे से प्राप्त हुई है जो कंट्रोल रूम में हमारे सब इंस्पेक्टर के द्वारा देखा गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।